आसमान में जादुई लहंगे का घर। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नामक गांव में अर्चना और सीमा नाम की दो लड़कियां रहा करती थी। दोनों बचपन से ही एक दूसरे की सहेलियां थी। उनके आपसी प्रेम को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये केवल सहेलियां हैं, क्योंकि उन्हें देखकर हमेशा यही महसूस होता था कि वो दोनों सगी बहनें हैं। लेकिन दोनों की घर की स्थितियों में जमीन आसमान का फर्क था। जहाँ सीमा बहुत ही अच्छे और रईस परिवार की बेटी थी, वहीं अर्चना का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था। वे लोग इतने गरीब थे कि कई बार तो उनके घर में खाने पीने तक के लाले पड़ जाया करते थे। लेकिन दोनों में इतना फर्क होने के बावजूद कभी भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक नहीं हुई। लेकिन कुछ साल बाद सीमा के पिता अपने और अपने परिवार के लिए शहर में एक बहुत ही सुंदर सा घर बनवा लेते हैं और कुछ दिनों बाद उनका पूरा परिवार शहर वाले घर में शिफ्ट हो जाता है। शहर में शिफ्ट होने के कारण सीमा और अर्चना एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती यूं ही कायम रहती है और वो दोनों एक दूसरे से कई घंटों फोन पर रोज बातें किया करती। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और दोनों सहेलियां शादी के लायक हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद सीमा के लिए एक बहुत ही अच्छे और अमीर घर से शादी का रिश्ता आ जाता है और सीमा के परिवार वाले सीमा की शादी तय कर देते हैं। सीमा की शादी की तैयारियां बड़े ही जोरों शोरों से होने लगती है और उसकी शादी के कार्ड भी छप जाते हैं। सीमा भी अपनी शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है। वो अपनी शादी का कार्ड अपनी सहेली अर्चना को देने के लिए उसके घर पहुंच जाती है और उसे कहती है, अर्चना, तुझे मैंने फोन पर तो सब कुछ बता ही दिया था कि मेरी शादी तय हो गई है, क्योंकि शादी की डेट जल्दी ही है। इसलिए शादी के कार्ड भी पापा ने छपवा दिए हैं और ये कार्ड मैं खास तौर से खुद तुझे देने के लिए इसलिए आई हूँ क्योंकि तू मेरी सबसे अच्छी सहेली है और मैं दिल से चाहती हूँ कि तू मेरी शादी में जरूर आए। मैं जानती हूँ कि तेरे लिए इतनी दूर शादी में आना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन तुझे फिर भी जरूर आना होगा, क्योंकि अगर तू नहीं आई तो मैं शादी नहीं करूँगी। अरे सीमा, ऐसी अपशगुन की बातें मत करो। ये तो तुम्हारे लिए सबसे खुशी वाला दिन है और भला मैं तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आऊंगी। तुम मेरे आने की चिंता छोड़ो और अपनी शादी एंजॉय करो। मैं तुम्हारी शादी में 2 दिन पहले ही पहुंच जाऊंगी, फिर दोनों मिलकर शादी में खूब धूम मचाएंगे। इस तरह दोनों सहेलियां खूब सारी बातें करती है और फिर शाम होते ही सीमा वापस अपने घर चली जाती है। सीमा के जाने के बाद अर्चना मन ही मन सोचती है, मैंने सीमा को खुशी खुशी कह तो दिया कि मैं उसकी शादी में जरूर जाऊंगी, लेकिन मेरे पास तो बिल्कुल भी ढंग के कपड़े ही नहीं है। एक तो सीमा के घर वाले इतने अमीर और ऊपर से शादी भी शहर में हो रही है, और जितना मैंने सुना है शहर के लोग तो शादियों में बहुत ही ज्यादा बन ठन कर और सज सवर कर जाते हैं, लेकिन मुझ जैसी गरीब के पास ना तो पहनने के लिए ढंग के कपड़े हैं और ना ही सजने सवरने के लिए कोई गहना। मैं सीमा की शादी में कैसे जा पाऊंगी? और अगर मैं अपने इन्हीं मामूली से कपड़ों में उसकी शादी में गई तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से उसकी और उसके घर वालों की सबके सामने बेइज्जती हो जाए। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अर्चना ये सब सोच ही रही होती है कि तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि सीमा की शादी में पहनने के लिए लहंगा अपने पड़ोस में रहने वाली पूजा से मांग लूं। शादी खत्म होने के बाद मैं उसे लौटा दूंगी। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। ये सोचकर अर्चना अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की पूजा के घर जाती है और उससे कहती है, पूजा, मेरी बचपन की सहेली सीमा की शादी होने वाली है और उसने मुझे अपनी शादी में जरूर आने के लिए कहा है। मैं भी उसकी शादी में जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कोई भी अच्छा कपड़ा नहीं है। क्या तुम मुझे अपना लहंगा कुछ दिनों के लिए दे सकती हो? मैं शादी से वापस आते ही तुरंत तुम्हें लौटा दूंगी। हाँ अर्चना, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपना लहंगा दे दूंगी। तुम बड़े आराम से अपनी सहेली की शादी करके आओ। लेकिन अर्चना, मैं तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम लहंगे को ठीक तरीके से संभाल के पहनना, ताकि वो कहीं से भी खराब ना हो पाए। वो लहंगा मुझे बहुत ही प्यारा है
क्योंकि वो लहंगा मुझे मेरे पापा ने गिफ्ट किया था। पूजा, लहंगा देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लहंगे को बहुत ही संभाल कर पहनूंगी और शादी से वापस आते ही तुरंत उसे तुम्हें सही सलामत वापस कर दूंगी। अर्चना पूजा से उसका लहंगा लेकर अपने घर आ जाती है और कुछ दिनों बाद वो सीमा के घर उसकी शादी के लिए पहुंच जाती है। दोनों सहेलियां बहुत अच्छे तरीके से शादी को एंजॉय करती है और अगली सुबह सीमा की विदाई हो जाती है। विदाई के बाद अर्चना पूजा का दिया हुआ लहंगा उतार कर सही से पैक कर देती है। लेकिन जब वो सीमा के घर से अपने घर वापस आने के लिए अपना सामान अपने बैग में रखने लगती है तो उसे पता चलता है कि पूजा का दिया हुआ लहंगा गायब हो गया है। वो पूरे घर में उस लहंगे को ढूंढती है, लेकिन उसे वो लहंगा कहीं भी दिखाई नहीं देता। तब उसे एहसास होता है कि किसी ने उसका लहंगा या तो गलती से अपने सामान में रख लिया या फिर उसे कोई चोरी करके ले गया। वो सबसे उस लहंगे के बारे में पूछती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे वो लहंगा नहीं मिलता तो वो बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए वापस अपने घर आने लगती है। बस से उतरकर जब वो अपने गांव में जाने के लिए रास्ते में पैदल चल रही होती है तो सोच में डूबे हुए होने के कारण उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो गलत रास्ते पर मुड़ जाती है और एक घने जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे जंगल में एक अजीब सा दृश्य दिखाई देता है। जंगल में बहुत ही चमकदार सीढ़ियां बनी हुई होती है जो कि आसमान की तरफ जा रही होती है। ये देखकर अर्चना मन ही मन सोचती है, ऐसा दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि जंगल में चमकदार सीढ़ियां बनी हुई है और वो आसमान की तरफ जा रही हो। मुझे सीढ़ियों पर जाकर एक बार जरूर देखना चाहिए कि आखिर ऊपर क्या है। ये सोचकर अर्चना उन चमकदार सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है और काफी सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो आसमान में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि आसमान में परियों के महल है और उन्हीं महलों के पास एक जादुई महल है जो कि लहंगे के शेप में बना हुआ है। उस जादुई लहंगे की शेप वाले महल को देखकर अर्चना तुरंत उसमें चली जाती है। वहां पहुंचकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उस महल में चारों तरफ रंग बिरंगे और अच्छे अच्छे डिजाइन के लहंगे रखे हुए थे जो कि परियां पहना करती थी। तभी उसकी नजर एक लहंगे पर पड़ती है जो कि दिखने में बिल्कुल पूजा के दिए हुए लहंगे की तरह ही दिख रहा होता है। अर्चना का बहुत मन कर रहा होता है कि वो उस लहंगे को ले ले ताकि वो पूजा को उसका लहंगा वापस कर सके, लेकिन वो इस तरह बिना किसी से पूछे बताए किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहती थी। तभी अचानक लहंगे के महल में से आवाज आती है, बेटी अर्चना, ये लहंगा तुम्हारे लिए ही रखा गया है। जंगल में सीढ़ियाँ भी तुम्हें इसलिए दिखाई दी क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे लिए ये जादुई लहंगा रखा हुआ था। इस लहंगे को लेकर तुम अपने घर जा सकती हो और साथ ही इस जादुई लहंगे से तुम जितने चाहे उतने लहंगे मांग सकती हो और फिर उन लहंगों को तुम बाजार में बेच दिया करना। इससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लहंगे के महल की बात सुनकर अर्चना खुशी खुशी वो जादुई लहंगा लेकर अपने घर आ जाती है। घर आकर वो सबसे पहले जादुई लहंगे से पूजा के दिए हुए लहंगे जैसा दिखने वाला लहंगा मांगती है और उसे पूजा को वापस कर आती है। उसके बाद वो रोज जादुई लहंगे से काफी सारे लहंगे मांगा करती और बाजार जाकर उनको बेच देती। इस तरह कुछ ही दिनों में अर्चना की सारी गरीबी दूर हो जाती है और वो हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। सीतापुर नामक गांव में ऋचा अपनी नानी के साथ रहा करती थी। ऋचा के माता पिता की मृत्यु काफी समय पहले ही हो चुकी थी। तब से ऋचा अपनी नानी के साथ उनके गांव में ही रहा करती थी। उसकी नानी बहुत ही गरीब थी और वो दूसरों के खेतों में काम करके अपना और अपनी नातिन ऋचा के खाने पीने का इंतजाम किया करती थी। ऋचा गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी।
उसके साथ उसके पड़ोस में रहने वाली एक दूसरी लड़की जिसका नाम प्रिया था, वो भी उसी स्कूल में पढ़ा करती थी। प्रिया गांव के अच्छे परिवारों में से एक सेठ की बेटी थी, इसलिए उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, जिसका उसे बहुत घमंड था और इस वजह से वो ऋचा को आए दिन नीचा दिखाने की कोशिश किया करती थी। प्रिया ना तो स्कूल में ऋचा से बात करती और ना ही घर आने के बाद पड़ोस के सभी बच्चों के साथ उसे खिलाती। उसकी इस आदत की वजह से ऋचा को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो इतनी मजबूर थी कि उसके घर में आने वाला खाने पीने का सामान प्रिया के खेतों से ही आता था, इसलिए वो उसे कभी कुछ नहीं कह पाती थी और चुपचाप प्रिया की सारी बातों को सुन के बैठ जाती थी। लेकिन एक दिन जब उससे सहा नहीं जाता तो वो अपनी नानी से कहती है, नानी, प्रिया मुझे बहुत परेशान करती है। सुबह स्कूल में भी मुझे बाकी बच्चों के साथ मिलकर चिढ़ाती रहती है और घर आने के बाद वो पड़ोस के सभी बच्चों के साथ खेलती है, लेकिन मुझे ना तो खुद खिलाती है ना उन बच्चों को अपने साथ खेलने देती है। आप ही बताइए कि अब मैं क्या करूं? बेटी, तुम तो जानती हो हमारा अपना कोई खेत तो है नहीं जिसमें खेती करके हम अपने घर का गुजारा चला पाए, इसलिए मुझे प्रिया के पिताजी के खेतों में काम करके ही अपने घर का राशन पानी इकट्ठा करना होता है। ऐसे में यदि तुम उससे लड़ाई झगड़ा करोगी तो बात आगे भी बढ़ सकती है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उसकी बातों को नजरअंदाज करो और खुशी खुशी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है नानी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज के बाद मैं कभी भी प्रिया की बातों की वजह से गुस्सा ना करूं और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दूं। नानी की इस तरह की बातें सुनकर ऋचा अंदर से बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन मजबूरी की वजह से वो प्रिया से कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर देती है। इतना सब करने के बाद भी एक दिन जब प्रिया की माँ उसके लिए मैगी बनाती है तो प्रिया मैगी को प्लेट में डालकर बाहर बैठकर खाने लगती है और ऋचा को खाते खाते चिढ़ाते हुए कहती है, देख ऋचा, आज मेरी माँ ने मेरे लिए कितनी स्वादिष्ट मैगी बनाई है। क्या तेरी जैसी गरीब लड़की की औकात है इतनी स्वादिष्ट मैगी खाने की? तुम लोग तो बस 2 वक्त की रोटी खा लो, वही बहुत बड़ी बात है, और वो भी तुम्हें सिर्फ हमारी वजह से ही मिल पाती है। अब भला मैगी तो हमारे खेत में नहीं उगती जो मैं अपने पिताजी से कहकर तुझ गरीब के भी घर भिजवा दूं और तू भी इतनी स्वादिष्ट मैगी बनाकर खा सके। होगी तेरी मैगी स्वादिष्ट, पर मुझे तो नहीं खानी, और न ही मैं तेरी जितनी लालची हूँ कि कोई चीज खाओ और दूसरों को दिखा दिखा कर चढ़ाऊं। तो तू अपनी मैगी अपने पास ही रख और तू ही खा। ऋचा प्रिया को ये सब बोल तो देती है, लेकिन उस मैगी की खुशबू और उसका स्वादिष्ट सा रंग देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो सोचती है कि काश वो भी इतनी स्वादिष्ट मैगी बनाकर खा पाती। ये सोचकर वो अपनी नानी के पास जाती है और कहती है, नानी, आज प्रिया की माँ ने उसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट मैगी बनाई है और वो मुझे दिखा दिखा कर चिढ़ा चिढ़ा कर खा रही थी। उसकी मैगी देखकर मेरा भी मैगी खाने का मन कर रहा है। क्या आप मुझे कुछ रुपए देंगी ताकि मैं भी बाजार से मैगी लाकर बनाकर खा सकूं? बेटी, वो बड़े लोग हैं, उनके घर में रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो जो चाहे वो खरीद कर खा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को तो अनाज भी बहुत मुश्किल से नसीब होता है, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए रुपए नहीं है। नानी की बातें सुनकर ऋचा बहुत उदास हो जाती है और वो नानी से गुस्सा होकर बड़बड़ाते हुए घर से निकल जाती है। गुस्से में काफी दूर तक चलने की वजह से उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब चलते चलते जंगलों में पहुंच गई। वहां पहुंचकर जब उसे होश आता है और उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, हे भगवान, आपको ये सब मेरे ही साथ क्यों करना था? आपने मेरे माता पिता को मुझसे छीनकर मेरे साथ बहुत गलत किया है। सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ खुश रहते हैं और अपनी पसंद की सारी चीजें खाते और पीते हैं, लेकिन मैं अपनी किसी भी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रही हूँ।
आज प्रिया को मैगी खाते देखकर मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं भी मैगी खा पाती, लेकिन ना तो मेरी नानी के पास इतने पैसे हैं कि वो मुझे मैगी लाकर दे सके, और ना ही मेरे माता पिता है जो मेरी इस इच्छा को पूरी कर पाए। आप प्लीज मेरी कुछ मदद कीजिए। ऋचा को रोता हुआ देखकर उस पेड़ में से एक परी प्रकट होती है और वो ऋचा से कहती है, बेटी, मैंने तुम्हारी पूरी बात सुन ली है। मैं जानती हूँ कि तुम बिन माँ बाप की बच्ची हो और तुम्हें मैगी खाने की इच्छा हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं एक परी होने के नाते गरीब और अनाथ बच्चों की मदद करती रहती हूँ, ताकि उन्हें कभी उनके माता पिता की याद में रोना ना पड़े और उनकी भी सभी इच्छाएं पूरी हो सके। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी गुफा बताऊंगी जिसमें काफी सारी मैगी तुम्हें अपने लिए मिल जाएगी। साथ ही तुम अपने अलावा और भी गरीब और अनाथ बच्चों की मदद भी कर पाओगी, और ऐसे तुम अपनी भी इच्छा पूरी कर लोगी और दूसरे गरीबों की भी इच्छाओं को पूरा कर पाओगी। इतना कहकर परी ऋचा को जादुई मैगी की गुफा का रास्ता बता देती है, जो कि जंगल के अंदर से होते हुए नदी पार करके दूसरी तरफ होती है। परी के रास्ता बताने के बाद ऋचा परी से कहती है, परी रानी, आपने मुझे उस जादुई मैगी की गुफा का रास्ता बताकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब उस जादुई मैगी की गुफा की मदद से सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि मेरे जैसे और भी गरीब और अनाथ बच्चों की मदद कर पाऊंगी और उनकी मैगी खाने की इच्छा को पूरी कर पाऊंगी। ऋचा के इतना कहते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद ऋचा उस जादुई मैगी की गुफा की तरफ चल देती है और कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर वो देखती है कि उस जादुई मैगी की गुफा में चारों तरफ मैगी के ढेर सारे पैकेट लटक रहे थे। वो देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उनमें से काफी सारे मैगी के पैकेट अपने साथ ले आती है। मैगी बनाकर खा लेती है और अपने खाने की इच्छा को पूरा कर पाती है। उसके बाद वो एक मैगी की दुकान भी खोल लेती है, जिसमें वो गरीब और अनाथ बच्चों को मुफ्त में मैगी बनाकर उन्हें खाने को देती है। इस प्रकार वो अपने साथ साथ और भी गरीब और अनाथ बच्चों की इच्छाओं को पूरा करके खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।